बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 9th बुक इंग्लिश बी हाइव का चैप्टर 2 और उसका पार्ट 2 द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। बच्चों, आपने शहनाई तो देखी होगी जो शादियों में बजाई जाती है। ये पुंगी का ही बड़ा हुआ रूप है और किस तरह से बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई वादन में अपना स्थान जो है वो बहुत अच्छे से मतलब प्राप्त किया इंडिया में, और इतने सारे उनको जो भूषण विभूषण कितने तरह के प्राइजेस मिले और किस तरह से वो 5 साल की उम्र से ही शहनाई में पारंगत होने लग गए थे। तो हम ये सब देखने वाले हैं इस चैप्टर में। ओके, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, दिस इज आवर पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 2। ओके, एम्परर औरंगजेब banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill unpleasant sound. सम्राट औरंगजेब ने एक पुंगी नाम के वाद्य यंत्र को, है ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को शाही निवास में बजाने से प्रतिबंधित कर दिया था, क्योंकि इसकी जो साउंड थी वो बहुत ही तीखी थी। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स, और जो ये सरकंडे होते थे उससे बने यह कर्कश स्वर पैदा करने वाले वाद्य यंत्रों में ही पुंगी का जो नाम था वो बहुत ही कुख्यात था, मतलब फेमस नहीं था, बुरे रूप में इसे माना जाता था। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, लेकिन कुछ ने यह सोचा कि इसका फिर से रिवाइव किया जाएगा, इसका फिर से उत्थान हो जाएगा, इसको फिर से हम अच्छे से बनाएंगे। अ बाबर ऑफ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi। और एक पेशेवर संगीतकार था जिसके परिवार से एक रिलेटेड था एक नाई, और उसकी शाही महल में बहुत ही पहुंच थी, अप्रोच थी। उसने पुंगी की साउंड की किस्म को सुधारने का डिसाइड कर लिया था। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi। और उसने क्या किया, एक प्राकृतिक खोखला स्टेम चुना जो कि पुंगी की बजाय बहुत ही अधिक लंबा और चौड़ा था। और उसने इस पाइप का क्या किया कि उसने एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। उसने इसके अंदर 7 छेद बनाए, इस पाइप की बॉडी में 7 होल्स बनाए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड। और जब उसने इन छेदों में से, है ना, कुछ को खोलते हुए कुछ को बंद करते हुए इसको बजाया, तो इसमें से बहुत ही कोमल और मधुर सा स्वर पैदा हुआ, है ना। ऐसी साउंड, मेलोडियस साउंड, सॉफ्ट साउंड जो है इससे प्रोड्यूस हुई। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयलिटी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। अब उसने रॉयल्टी के सामने, मतलब राज परिवार के सामने इस इंस्ट्रूमेंट को बजाया और हर कोई इससे इम्प्रेस हुआ। द इंस्ट्रूमेंट, सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर्स एंड वॉज प्लेड बाई अ नाई बार्बर, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई। अब सब तो इससे इम्प्रेस हो ही गए थे, और इसलिए यह जो वाद्य यंत्र था, यह जो इंस्ट्रूमेंट था, यह पुंगी से इतना भिन्न था कि इसको नया नाम देना पड़ा। और ये जो स्टोरी है ये भी थोड़ा इस प्रकार की है कि मतलब इसमें क्या हुआ, क्योंकि इसको सबसे पहले शाह यानी कि सम्राट यानी कि किंग यानी कि शाह के कक्ष में बजाया गया था, और इसे एक नाई के द्वारा बजाया गया था। इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट का जो नाम था वो क्या दिया गया, शहनाई, मतलब शाह नाई, यानी कि शाह के कमरे में बजाया गया और नाई के द्वारा बजाया गया, इसलिए इसको नाम दिया गया शहनाई। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, और शहनाई का जो स्वर था इसको बहुत ही ऑस्पिशियस समझा जाने लगा, मांगलिक समझा जाने लगा। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज़ एन इनडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और इसी कारण यह अभी भी मंदिरों में भी बजाई जाती है शहनाई, और नॉर्थ इंडिया में किसी भी विवाह समारोह में, वेडिंग समारोह में भी इसको बहुत ही ज़रूरी रूप से, मतलब परम आवश्यक रूप से इसको अच्छा अंग माना जाता है उसका, कि वहाँ भी ये बजाई जाती है शादियों में। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल ensemble ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। और पास्ट में यानी कि भूतकाल में शहनाई जो थी राजा के दरबार की नौबत यानी कि
9 वाद्य यंत्रों की पारंपरिक कलाकार मंडली जो थी उनका एक हिस्सा होती थी। It was used only in temples and weddings. और कुछ समय पहले तक भी इसका जो यूज़ है वो मंदिरों में और विवाहों में ही होता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जिनके बारे में हम ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। और इसको शास्त्रीय मंच पर, है ना, क्लासिकल स्टेज पर लाने का जो क्रेडिट है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। एज अ 5-year-old, बिस्मिल्लाह खान played गिल्ली डंडा नियर अ pond in the ancient estate of डुमरांव इन बिहार। 5 वर्ष की एज में बिस्मिल्लाह खान बिहार की एक प्राचीन रियासत डुमरांव में एक तालाब के किनारे गिल्ली डंडा खेले करते थे। और he would regularly go to the nearby Bihari Ji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. और वहाँ जब गिल्ली डंडा खेला करते थे तो वहाँ रेगुलर रूप से यह भोजपुरी चैत, है ना, गाने के लिए पास के बिहारी जी के मंदिर में जाया करते थे। और उसके अंत में वहाँ के महाराजा से इनको 1.25 किलो का लड्डू इनाम में प्राप्त होता था। मतलब इनको जो इनाम मिलता था 1.25 किलो का लड्डू जो था वो इनाम में मिलता होता था। दिस हैपन्ड 80 years ago एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और यह जो बात है यह तो 80 वर्ष पुरानी है, 80 वर्ष पुरानी है। और उस छोटे से बालक ने इतनी लंबी यात्रा की, कौन से बालक ने? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने, कि उसने भारत का सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड भारत रत्न तक भी कमाया। बोर्न ऑन 21 March 1916, बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। 21 मार्च 1916 में जन्मे बिस्मिल्लाह खान का संबंध बिहार के प्रसिद्ध जो म्यूजिशियंस, संगीतज्ञ थे, उनके परिवार से था। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, उनके फादर कौन थे? रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। वो क्या थे? उनके जो ग्रैंडफादर थे रसूल बख्श खान, वो भोजपुर राजा के दरबार में शहनाई नवाज थे। हिज फादर पैगंबर बख्श, और उनके फादर कौन थे? पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। और उसके पापा पैगंबर बख्श और जो उनके अलग जो एंसेस्टर्स थे, मतलब पैतृक पूर्वज भी जो थे, वो भी महान ग्रेट शहनाई प्लेयर्स थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ at the age of 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now वाराणसी। और इस बालक ने, यानी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जब बालक थे तब इस बालक ने छोटी सी एज में ही संगीत सीखना शुरू कर दिया था। 3 वर्ष की एज में जब उसकी माँ उसे मामा के घर कहाँ ले गई? बनारस, यानी कि वाराणसी में। आजकल हम उसे वाराणसी बोलते हैं। जब वाराणसी में लेकर गई थी तो बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई। तो बिस्मिल्लाह अपने मामा को शहनाई की प्रैक्टिस करते हुए देखकर इम्प्रेस हो गए थे। Soon बिस्मिल्लाह started accompanying his uncle अली बख्श to the विष्णु टेम्पल। कौन से टेम्पल में? विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। और शीघ्र ही, है ना, सून बिस्मिल्लाह ने अपने मामा अली बख्श के साथ वाराणसी के विष्णु जी के मंदिर में जाना शुरू कर दिया था। वहाँ पर बख्श को शहनाई वादन के लिए नियुक्त किया हुआ था। वहाँ पर वो अपॉइंटेड थे, एम्प्लॉय थे, वहाँ के शहनाई बजाने के लिए रखे हुए थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। अली बख्श वहाँ शहनाई बजाते और बिस्मिल्लाह घंटों लगातार देखते रहते। कैप्टिवेटेड मतलब इधर उधर बिना देखे, मतलब इम्प्रेस हुए, मंत्र मुग्ध होकर बैठे रहते थे और देखते रहते थे अपने मामा को, अली बख्श को शहनाई बजाते हुए। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। और धीरे धीरे उसने इस यंत्र को बजाने का पाठ सीखना शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया, और दिन भर बैठकर प्रैक्टिस करते रहते थे बिस्मिल्लाह खान। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude.
और आने वाले अगले कई वर्षों तक बालाजी और मंगला मैया के मंदिर और गंगा तट इस यंग अप्रेंटाइज, कौन है यहाँ पर यंग अप्रेंटाइज? यंग अप्रेंटाइज है बिस्मिल्लाह खान, है ना। उनके ये फेवरेट प्लेसेस बन गए थे जहाँ पर वो एकांत में, सॉलिट्यूड में प्रैक्टिस करते थे, अभ्यास करते थे शहनाई बजाने का। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास। और गंगा का बहता जल उनको तत्कालिक रचनाएं और रागों, मतलब राग, है ना, इनका आविष्कार करने के लिए प्रेरित करता था। दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, जो पहले शहनाई के सीमा क्षेत्र से अलग समझे जाते थे, परे समझे जाते थे। एट द एज ऑफ 14, कितनी एज पर? 14 की एज पर, जब वो 14 वर्ष के हुए, बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। 14 वर्ष की एज में बिस्मिल्लाह अपने मामा के साथ इलाहाबाद संगीत सभा में गए। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल उस्ताद फैयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। और उसकी संगीत प्रस्तुति के अंत में, जब इन्होंने अपना संगीत पेश कर दिया था, तब उसके अंत में उस्ताद फैयाज खान ने इस यंग बालक की पीठ जो थी वो थपथपाई, पैचेट किया इसको, और कहा, क्या कहा कि वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, एंड यू शैल मेक इट, और तुम इसे निश्चय ही इसमें सफल हो जाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो के खुल जाने से बिस्मिल्लाह को एक बहुत बड़ा अवसर प्राप्त हो गया। ही सोन बिकेम एन ओपन हार्ट शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और वो शीघ्र ही रेडियो पर लगभग सुने जाने वाला एक शहनाई वादक बन गया। मतलब इनको बहुत सुना जाता था, शहनाई वादक को। वैन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947 बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की, तो बिस्मिल्लाह खान अपने शहनाई वादन से राष्ट्र का अभिवादन करने वाले फर्स्ट भारतीय बने। He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. कौन सा स्पीच दिया था पंडित नेहरू ने बाद में? ट्रस्ट एंड डेस्टिनी स्पीच। और उसने जो अपना हृदय भाव जो था, उनके दिल में जो भावनाएं थी, वो लाल किले से अपने ऑडियंस के सामने उड़ेली, मतलब अपनी सारी भावनाएं ऑडियंस के सामने शहनाई के माध्यम से उड़ेली, और जिसमें महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी वहाँ पर शामिल थे। और जिसके बाद में तत्पश्चात, है ना, नेहरू जी ने अपना एक फेमस भाषण दिया, जिसका कौन सा भाषण था? भाग्य से मुलाकात, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान ने भारत और विदेश में कई स्मरणीय बहुत से सार्वजनिक प्रदर्शन किए हैं। His first trip abroad was to Afghanistan. पहली ट्रिप कहाँ थी? अफगानिस्तान, where King Jahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpet and other souvenirs. और उसकी प्रथम विदेश यात्रा जो थी बिस्मिल्लाह खान की, अफगानिस्तान की थी, और जहाँ का राजा जहीर शाह, है ना, वो इस उस्ताद से यानी कि बिस्मिल्लाह खान से इतना मोहित हुए कि उन्होंने इसे बिस्मिल्लाह खान को एक बहुत मूल्यवान, मतलब बहुत प्रेशियस ईरानी गलीचे, वहाँ के जो फेमस हैं ईरानी गलीचे, कारपेट्स, और बहुत से सोवेनियर्स, मतलब स्मृति चिन्ह भेंट किए। जो हम लोग भी अपने स्कूल्स में प्रोग्राम्स में स्मृति चिन्ह देते हैं ना, सोवेनियर्स, वो भी उन्होंने गिफ्ट किए। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूजिक। अफगानिस्तान का राजा ही सिर्फ ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बिस्मिल्लाह के संगीत से प्रभावित हो। फिल्म डायरेक्टर और विजय भट्ट was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called Goonj Uthi Shehnai. The film was a hit and one of Bismillah Khan's composition Dil Ka Khilona Hai Toot Gaya turned out to be a nationwide chartbuster. फिल्म निर्देशक विजय भट्ट एक मेले में इन्होंने भी बिस्मिल्लाह खान का वादन सुना, है ना, शहनाई का वादन जब उन्होंने क्या सुना,
तो वो भी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने फिल्म का नाम इस वाद्य यंत्र पर रखा। कौन सा वाद्य यंत्र, कौन सा इंस्ट्रूमेंट? शहनाई। इस पर उन्होंने अपनी फिल्म का नाम रखा गूंज उठी शहनाई। और यह जो फिल्म थी यह बहुत ही लोकप्रिय हुई और बिस्मिल्लाह खान की एक रचना है ना, कौन सी? दिल का खिलौना है टूट गया। इस रचना ने देश भर का रिकॉर्ड जो था वो तोड़ दिया। Turned huge success in the celluloid world. Bismillah Khan's ventures in film music were limited to two: Vijay Bhatt's Goonj Uthi Shehnai and Vikram Srinivas' Kannada venture Sanadhi Appanna. और फिल्म जगत में है ना, फिल्म इंडस्ट्री में इस भारी सफलता के बावजूद बिस्मिल्लाह खान का फिल्मी संगीत का जो प्रैक्टिस थी, प्रयास था, वो ओनली 2 फिल्मों तक ही सीमित रहा। कौन कौन सी 2 फिल्मों तक? एक तो विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और एक विक्रम श्रीनिवास की जो कि एक साहसिक कन्नड़ है ना वेंचर फिल्म थी, सनधी अपन्ना। आई जस्ट कांट कम टू टर्म विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद एम्फेसिस। और वो पूरे जोरदार ढंग से कहते हैं कि मैं फिल्म जगत की बनावटपन है ना, क्योंकि इसमें आर्टिफिशियलिटी होती है, और तड़क भड़क के साथ समझौता नहीं कर सकता। अवार्ड्स एंड रिकग्निशन केम थिक एंड फास्ट। उपाधियाँ और सम्मान भारी संख्या में जल्दी जल्दी उनको मिलने लग गए क्योंकि वो इतने फेमस होते जा रहे थे। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल। कहाँ पर इन्वाइट किया गया था? लिंकन सेंटर हॉल इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए में। बिस्मिल्लाह खान पहले इंडियन थे जिन्हें अमेरिका में फेमस लिंकन सेंटर हॉल में परफॉर्म करने के लिए इनवाइट किया गया था, निमंत्रित किया गया था, है ना। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, इन द कैन्स आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। और उन्होंने मॉन्ट्रियल में विश्व प्रदर्शनी, कैन्स में कला मेला और ओसामा का व्यापार मेला ट्रेड फेयर में भी भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था। मतलब वहाँ पर उन्होंने शहनाई वादन से सबको मोहित भी किया था। So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, Tahar Mosque, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और अंतर्राष्ट्रीय जगत में इंटरनेशनली रूप से वह इतने फेमस हो गए कि तेहरान में एक ऑडिटोरियम का नाम उनके नाम पर रखा गया। क्या नाम रखा गया? ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, यह उस ऑडिटोरियम का नाम रखा गया। National awards like the Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him. राष्ट्रीय उपाधियां जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सब इनको प्रदान किए गए। In 2001, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilian award. कौन सा? द भारत रत्न। और 2001 में 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड भारत रत्न प्रदान किया गया। विद द कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आइज ग्लिंचिंग विद रेयर हैप्पीनेस, ही सेड, ऑल आई वुड लाइक टू से इज टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, दिस इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक। मतलब एक ललचाने वाली उपाधि जो उनकी छाती पर टिकी हुई थी और उनकी आंखें बहुत ही प्रसन्नता से चमक रही थी। और उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा, मैं तो केवल यह कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को संगीत सिखाओ, यह हिंदुस्तान की मूल्यवान परंपरा है, रिचेस्ट ट्रेडिशन है। कौन सी? म्यूज़िक, जो कि आप अपने बच्चों को सिखाओ। अब तो मतलब आजकल तो पश्चिम वाले यानी कि वेस्टर्न देशों वाले भी, वेस्टर्न कंट्रीज़ वाले लोग भी हमारा संगीत सीखने के लिए आ रहे हैं, तो आप भी अपने बच्चों को सिखाओ। In spite of having traveled all over the world, Khan Sahab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. और विश्व भर में, पूरे वर्ल्ड में इतनी यात्रा करने के बाद भी खान साहब, बिस्मिल्लाह खान साहब, जैसा कि उनको प्रेम से संबोधित किया जाता था खान साहब, है ना, उनको बनारस और डुमराव यह बहुत अधिक प्रिय थे, बहुत अधिक अच्छे लगते थे। और वे उनके लिए संसार के सबसे अधिक अद्भुत नगर हैं।
है ना। वंडरफुल नगर जो है उनके लिए कौन कौन से हैं, बनारस एंड डुमरांव। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस wanted him to head a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. अब एक बार उनका एक शिष्य यह चाहता था कि अमेरिका में शहनाई के स्कूल का वो नेतृत्व करें, है ना, वहाँ पर आए। और उस स्टूडेंट ने, उस प्यूपिल ने, उस शिष्य ने यह प्रॉमिस किया कि बनारस के मंदिरों की कॉपी तैयार कर बनारस के वातावरण की पुनः रचना कर दी जाएगी वहाँ पर, है ना। गंगा एज वेल, लेटर ही इज रिमेंबर्ड टू हैव सेड दैट इज वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री, है ना। तो खान साहब ने, यानी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब ने पूछा कि क्या वह गंगा को भी वहाँ उठा कर ले आएगा क्या, मतलब वो गंगा की भी कॉपी कर सकते हैं क्या वहाँ पर। और उसके बाद उस बात को याद करके उन्होंने कहा, बिस्मिल्लाह खान ने, कि यही कारण है कि जब भी मैं विदेश में होता हूँ तो हिंदुस्तान को याद करता हूँ। आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान वाइल इन मुंबई, और यहाँ तक कि जब मैं मुंबई में होता हूँ तो केवल वाराणसी को ही याद करता हूँ, हिंदुस्तान को याद करता हूँ, है ना। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव, और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मैं वहाँ डुमराव के अद्भुत मट्ठा यानी कि मीठी छाछ होती है ना, उसकी कमी को अनुभव करता हूँ। Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन जो है वो भारत की परफेक्ट जो कल्चरल हेरिटेज है, सांस्कृतिक परंपरा है, उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, उदाहरण है। ऐसा जो सहज भाव से यह स्वीकार करता है ना, एफर्टलेसली, मतलब बिना किसी प्रयास के सहज भाव से यह स्वीकार करता है कि उसके जैसा धर्मनिष्ठ मुस्लिम, वो तो एक तो डिवोटी मुस्लिम थे वो, फिर भी, है ना, स्वाभाविक रूप से हर सुबह के समय वो क्या करते थे मॉर्निंग टाइम में, कि काशी के विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजा सकते थे वो। और मैं आपको बता दूं कि 21 अगस्त 2006 को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का 90 वर्ष की एज में, 90 वर्ष की एज में एक लंबी बीमारी के बाद उनकी डेथ हो गई थी, और उनकी जो है राजकीय अंत्येष्टि भी की गई थी, और भारत सरकार ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया था। थैंक यू।